हेलो बच्चों। क्लास 12th केमिस्ट्री के विलियन लेसन का आज 17वां एपिसोड है और 17वां जो एपिसोड रहेगा वो आने वाले जो एपिसोड है 18, 19, 20 उनका जो है एक बेस रहने वाला है। जब भी मैं 18वां एपिसोड करूंगा तब 17वें की बात करूंगा, 19वां करवाऊंगा तब मैं 17वें की बात करूंगा, 20वां करवाऊंगा तब मैं 17वें की बात करूंगा। तो इसका मतलब आज का एपिसोड जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बड़े आराम से और प्यार से बातें सीखनी है। क्यों? क्योंकि इस एपिसोड में हमने जो बात कवर करनी है, जो टॉपिक कवर करना है वो है अणु संख्या गुणधर्म। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मजा आने वाला है। और ये जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों में से एक पहला प्रकार है आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। इसको भी आज के वीडियो में हम जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अणु संख्या गुणधर्म। मैंने यहां पर लिखा कि अणु संख्या शब्द को पकड़ना है बच्चों। शब्द को, शब्द क्या है? अणु संख्या। अणु की जगह आपने क्या बोलना है? कणों की संख्या। अणु की जगह क्या? अणु संख्या, अणुओं की संख्या। लेकिन आप अणुओं की जगह क्या बोलो? कणों की संख्या। लेकिन किसके कणों की संख्या? ये बात गौर करो कि विलयन के वे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे अपने अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अणु संख्या, अणुओं की संख्या। अणुओं की जगह आपने क्या बोलना है? कणों की संख्या। ठीक है, तो विलयन के वे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब कौन से कण बच्चों? कि विलयन के कण। विलयन में क्या होता है? एक तो होता है आपके पास विलायक, तो इसका मतलब हो गया विलायक के कणों की संख्या। ठीक है, और कौन से कण होते हैं विलयन में? एक होता है विलय, तो हम लिख देते हैं विलय के कणों की संख्या। ठीक है, और किस पर निर्भर करता है? इनके अनुपात पर। मतलब कणों की संख्या को मैंने और डिस्क्राइब कर दिया। विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अरे कण कौन से होते हैं विलयन में? या तो विलायक के कण होते हैं या विलय के कण होते हैं। तो विलायक के कणों की संख्या और विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, उनको अपने अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि ये जो है ना, ये जो आपने विलयन में विलय मिलाया है ना, जो आपने विलयन में विलय मिलाया है, उसकी ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मतलब ये विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये बातें जाननी हैं। ये बातें ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, रिक्त स्थान में, वन वर्ड में कहीं भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आ जाता है कि विलयन के अणु संख्या गुणधर्म विलयन के पर निर्भर करती है, पर निर्भर नहीं करती। तो पर किस पर? कणों की संख्या पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। तो इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो आपने लिखा कि विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इसका मतलब क्या है? कि ये बात सिर्फ इतनी है कि भैया संख्या कितनी है, इस बात पर ही निर्भर करती है। इस बात पर निर्भर नहीं करती कि विलय कौन सा मिलाया, आपने ग्लूकोज मिलाया कि यूरिया मिलाया, कौन सा कण मिलाया, इस बात से इसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक बात होती है वाष्पदाब अवनमन की। वाष्पदाब अवनमन ये बहुत जोरदार चीज है। वाष्पदाब अवनमन क्या होता है कि विलायक के अंदर विलय मिलाते हैं। अभी सिखाऊंगा मैं कि विलायक में विलय मिलाते हैं तो वाष्पदाब में कमी हो जाती है, उसको वाष्पदाब अवनमन कहते हैं। ये जो वाष्पदाब अवनमन है ना, ये वाष्पदाब अवनमन बच्चों किसमें? अगर मैं 1 किलोग्राम जल में 1 मोल ग्लूकोज मिलाऊं तो जितना वाष्पदाब अवनमन होगा उतना ही वाष्पदाब 1 किलोग्राम जल में 1 मोल मैं यूरिया मिलाऊं तो जितना वाष्पदाब में कमी होगी उतनी ही ग्लूकोज मिलाने में कमी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब है कि यूरिया और ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस मोल से है कि दोनों में ग्लूकोज भी 1 मोल डाला गया है, यूरिया भी 1 मोल डाला गया है, तो वाष्पदाब में अवनमन भी दोनों में क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यार ग्लूकोज मिलाया कि यूरिया मिलाया। मतलब प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका लेना देना है? कणों की संख्या का लेना देना है। तो इस प्रकार से आपने जाना अणु संख्या गुणधर्म।
अब ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो चार होते हैं। एक आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, जिसको हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। एक होगा क्वथनांक उन्नयन, नेक्स्ट एपिसोड। हिमांक अवनमन उससे नेक्स्ट एपिसोड, और प्राशन दाब उससे नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, लेकिन आपको एक और ऑब्जेक्टिव, या मैं बात कहूं कि भाई एक और जो है रेगिस्तान वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं कवर कर रहा हूं, क्या कि ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं ना, वो लगभग सभी जो है वो वाष्प दाब अवनमन से संबंधित होते हैं। ये बड़ी बात है, वाष्प दाब अवनमन से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्या मतलब इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पढ़ूंगा तब भी मैं वाष्प दाब अवनमन पढ़ूंगा, क्वथनांक उन्नयन पढ़ूंगा तब भी वाष्प दाब अवनमन पढ़ूंगा, हिमांक अवनमन पढ़ूंगा तब भी वाष्प दाब अवनमन पढ़ूंगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वाष्प दाब अवनमन जो है ना, सारे के सारे अणुसंख्यक गुणधर्म इसी से संबंधित होने वाले हैं। तो शुरू करें। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो जो अभी बात करी है पहले अणुसंख्यक गुणधर्म की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और बात कर लेते हैं कि ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है ना, एक तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ जो है इससे अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से हम विलय का मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात करेंगे। इन अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों पढ़ते हैं ये? क्योंकि हम इसकी सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? उसका एंड रिजल्ट होगा विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। ये आप ध्यान रख लेना। अभी हम शुरू करते हैं पहला, तो आप समझ जाएंगे। देखो क्या है, हमने बात करी आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, पहला अणुसंख्यक गुणधर्म। मैंने कहा था कि कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ो, वाष्प दाब अवनमन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वाष्प दाब अवनमन से ही शुरुआत की जा रही है कि पहले मैं किसको कवर कर रहा हूं? वाष्प दाब अवनमन। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर क्या पड़ा है बच्चों? एक हमारे पास पड़ा है विलायक, आराम से समझना। और ये कैसा है? ये है वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव है, और इसका नाम क्या है? ए है। ठीक है, तो ये वाष्पशील विलायक है ए। ठीक है, और इसके साथ जो है यहां पर ये है हमारे पास अवाष्पशील द्रव है। ये अवाष्पशील है, अवाष्पशील पदार्थ है। और ये कौन सा है? बी है। और ये क्या है? ये है जी विलय है। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया है विलयन। लास्ट में क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया है बच्चों विलयन। ठीक है, तो ये डायग्राम है आपके पास। देखो, अब ये वाष्पशील विलायक है, वाष्पशील है तो इसकी वाष्प बनेगी, और वाष्प बनेगी तो इसका वाष्प दाब भी होगा। और इसका शुद्ध अवस्था में विलायक का जो वाष्प दाब होगा, शुद्ध अवस्था में यह मैं कहूं कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा, विलायक का वाष्प दाब जो होगा, वाष्प दाब जो है वो क्या है? वो है मेरे पास PA नोड। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो क्या है? PA नोड। अब बताओ कि जो विलय है इसका वाष्प दाब कितना है? तो आप कहेंगे सर इसका तो कुछ ही वाष्प दाब नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? ये अवाष्पशील है। ठीक है, तो इसके वाष्प दाब की बात नहीं करेंगे, लेकिन विलयन के वाष्प दाब की बात करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे भाई। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। तो अवाष्पशील की वजह से भले ही वाष्प दाब ना हो, लेकिन उसमें जो वाष्पशील पदार्थ विलायक जो पड़ा है उसकी वजह से तो वाष्प दाब होगा ना। तो इसका मतलब है मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब, इसको मैं लिख रहा हूं PS से। किससे प्रदर्शित कर रहा हूं? PS से। ठीक है, और आप इस बात को गौर से देखो, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो विलायक जब पड़ा था तो इसमें पूरा का पूरा क्षेत्रफल किसका था? विलायक के कणों का ही था। इसमें बीच में विलय तो था ही नहीं। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसका सतह का क्षेत्रफल जो है वो विलायक का था। और इस पर इस जो वाष्प जो दाब डाल रही थी वो सारा इसी पर ही डाल रही थी। इसका मतलब है यहां पर वाष्प दाब ज्यादा था। लेकिन जैसे ही इसके अंदर अवाष्पशील विलय मिलाया तो विलायक के बीच बीच में क्या आ गया? ये देखो, ये ब्लू कलर से क्या आ गया?
अवाष्पशील विलय आ गया। ठीक है, तो अब जो वाष्प बनेगी आप मुझे बताना इनमें से किसकी वाष्प बनेगी? सिर्फ व्हाइट कलर वाले मतलब विलायक के कणों की वाष्प बनेगी, विलय के कणों की, इसकी ब्लू वाले की वाष्प नहीं बनेगी क्योंकि ये अवाष्पशील है। अब ये जो विलायक के कण जो है, वो विलायक के कण इस पर जो दाब डालेंगे ना, वो वाष्प दाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाष्प दाब होता है अपने ही द्रव की सतह पर डाला गया दाब। अरे ये विलायक का कण है, नीचे विलय का कण है, ऊपर ए है नीचे बी है, ए बी पर टकराएगा तो वाष्प दाब नहीं है। लेकिन अगर ये वाला कण ए जो है ए पर टकराया तो ये वाष्प दाब है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीच में कुछ क्षेत्र जो है ना, सतह का क्षेत्रफल जब विलय ने घेर लिया तो वाष्प दाब अब कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो वाष्प के कण बी पर टकराए वो वाष्प दाब नहीं है, ए पर टकरा रहे वो वाष्प दाब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हम विलयन में कहें तो विलायक की सतह का क्षेत्रफल हो गया है कम। आप आराम से बात समझे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने पास। ठीक है, विलयन में क्या हुआ है कि विलायक की सतह का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। इसलिए जो विलयन का वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है, बस यही बात हमने समझनी थी। इसी को हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और आराम से अगर बात समझी जाए तो मैं क्या कह रहा हूं, प्यार से समझो कि यार वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। शब्द से ही समझ में आ गया, शब्द पकड़ने, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब में कमी। लेकिन कब कमी? जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसको हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेकिन क्यों होता है? क्योंकि विलयन में क्या हो जाता है, विलायक की सतह पर, यहां पर लिखा है ना मैंने, यहां पर लिखा है तो ये ध्यान रखना, ये किसके लिए लिखा है? विलयन के लिए, कि विलायक की सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है, बीच बीच में विलय आ जाता है, इसलिए विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो पहले तो हमारे पास आराम से ये वाली बात समझ में आई, क्या कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या होता है कि विलयन का जो वाष्प दाब है, विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में आई इसी कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन इसको डेल्टा पी से प्रदर्शित करेंगे कहते हैं। तो ये लो बच्चों, ये आपने परिभाषा याद नहीं करनी। अगर आप याद करोगे तो भैया बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आने वाली हैं। आपने सिर्फ बात को समझना है। आपने कहा कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। जो कम होता है इसी कमी को हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और जो कब कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इसमें विलयन में विलायक की सतह का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए कमी आ रही है। अगर मैं बात करूं कि इसको मैं लिखना चाहूं कि वाष्प दाब अवनमन डेल्टा पी बराबर क्या होगा, ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी ए नोट, मतलब इसके वाष्प दाब से यहां पर जितनी कमी आएगी, मान लो इसका जो है था वो 100 वाष्प दाब था, इसका हो गया 80, तो कितने की कमी आई? जो 20 की कमी आई है वही वाष्प दाब अवनमन है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब मैं घटा दूं, पीएस घटा दूं, तो ये मेरे पास वाष्प दाब अवनमन आ जाएगा। तो इस बात को आप जो है वो गौर कर लेना। लेकिन टॉपिक हमारा अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, गौर कर लेना। वाष्प दाब अवनमन
अवनमन और आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन दोनों अलग चीजें हैं, दोनों की अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे। अभी तो हमने वाष्प दाब अवनमन पढ़ा है, ठीक है। आप इसको कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर और आपेक्षिक वाष्प दाब को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं, कई चीजें अलग अलग आने वाली हैं, गौर करना भाई। चलिए ये तो बात होगी। अब इसके अंदर ना जो वाष्प दाब अवनमन में हमने ये बात सीखी, अब यहां पर एक चीज और, इस चीज की बात समझो, ये जो विलयन का वाष्प दाब है ना वो किस पर निर्भर करेगा? राउल्ट का नियम जनरेट करो भाई, राउल्ट का नियम बनाओ। क्या बनाएगा राउल्ट का नियम कि अगर मैं विलयन के वाष्प दाब की बात करूं तो विलयन का वाष्प दाब सिर्फ विलायक के मोल अंश पर निर्भर करेगा, विलय के मोल अंश पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विलय के मोल अंश तो क्या है, विलय तो जो है वो कैसा है, अवाष्पशील है, इसलिए जो है इसके मोल अंश पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि राउल्ट के नियमानुसार, ठीक है। यहां पर जो है मैं राउल्ट का नियम बना रहा हूं, राउल्ट का नियम क्या बनेगा इसके लिए? जब, अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाएं तो विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए भाई मैंने पहले भी बताया था लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं कि राउल्ट का नियम हो जाएगा कि वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, अवाष्पशील विलय मिलाने पर, ये लाइन तो ना बस पक्की कर लो क्योंकि हर बार ही बोली जानी है ये। वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है, विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये लो भाई, ये राउल्ट का नियम होगा, ये राउल्ट का नियम होगा। कब? जब आप वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दोगे ना तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो अब ये राउल्ट का नियम बन गया। अब मैं यहां पर लिखना चाहूं इस बात को तो मैं क्या लिखूं, मैं ऐसे लिखूं ना कि विलयन का वाष्प दाब PS समानुपाती होता है विलायक के मोल अंश के, तो XA के समानुपाती होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बात भी समझो कि अगर मैं समानुपाती का निशान हटाता हूं, समानुपाती का निशान हटाता हूं तो मेरे पास PS बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा बच्चों PS बराबर PA नोड XA, ठीक है। ये PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, और PA नोड शुद्ध विलायक के वाष्प दाब आया है। समानुपाती का निशान हटाते हो तो नियतांक आता है, नियतांक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का जो है यहां पर नियतांक है और XA हो गया। क्लियर? अब आप जानते हो कि मैं इसको अगली स्लाइड में ले लूं, अगली स्लाइड में ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये बना, मैं इसी बात को दोबारा लिख रहा हूं एक बार। राउल्ट के नियमानुसार आपने लिखा कि PS समानुपाती XA और फिर आपने लिखा कि PS बराबर PA नोड XA और फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा कि सर हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? हम जानते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ठीक है, कि विलयन का कुल मोल अंश 1 होता है और इसीलिए मैंने XA बराबर कर दिया 1 माइनस XB और ये XB जो है मैंने पुट कर दिया ऊपर वाली समीकरण में और ये समीकरण अब मेरे पास हो चुकी है। PS बराबर PA नोड XA क्या हो गया, 1 माइनस ये देखो ये XB, XA प्लस XB बराबर 1, XA बराबर 1 माइनस XB, ठीक है। अब XB जो आ गया, अब आपके पास क्या आ गया कि XA की जगह आप क्या रख रहे हो, 1 माइनस XB रख रहे हो, रख लिया। अब क्या करो, इसको अंदर गुणा कर लो तो आपके पास हो जाएगा PS बराबर PA नोड को 1 से गुणा किया, PA नोड आ गया, PA नोड को XB से गुणा किया, ये आ गया PA नोड X, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब देखो इसको क्रॉस
इधर जो बराबर के दूसरी साइड लेकर के आना है। बराबर के दूसरी साइड जब लेकर के आओगे तो मैं यहां पर एक कहानी बना रहा हूं कि ये माइनस वाला इधर लाया मैं, ये मेरे पास बन गया पी ए नोड एक्स बी, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, पी एस प्लस का है उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो पी ए नोड माइनस। ठीक है, ये बात थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको कि ये माइनस का साइन वाला पार्ट इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और पी एस किसका है प्लस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये वाली समीकरण बन गई। अब आप देखो यहां पर मैं पहले एक लाइन लगा लेता हूं, अब आप समझो। देखो क्या किया हमने कि ये जो आपके पास होता है पी ए नोड पी एस, ये क्या हो गया, ये देखो ये हो गया आपके पास पी ए नोड एक्स बी बराबर। अब आपको पता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं लिख दूं डेल पी, क्या लिख दूं डेल पी लिख देता हूं, वाष्प दाब अवनमन लिख देता हूं। अब आप देखो बच्चों कि वाष्प दाब अवनमन जो है, वाष्प दाब अवनमन जो है वो बराबर हो गया पी ए नोड एक्स बी के। यहां पर मैं कुछ और बनाना चाह रहा हूं, क्या बनाना चाह रहा हूं मैं बच्चों, मैं यहां पर बनाना चाह रहा हूं बहुत शानदार बात, मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि पी ए समानुपाती एक्स बी हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि डेल पी वाष्प दाब अवनमन, पी ए नोड नियतांक होता है, अगर नियतांक को हटाओगे तो बराबर की जगह क्या आ जाएगा समानुपाती का निशान, और एक्स बी हो गया। तो यहां पर एक बात हम समझ सकते हैं कि क्या बन गया, यहां पर एक रिलेशन बन गया जिसको हम लिख सकते हैं कि जो वाष्प दाब अवनमन होता है, वाष्प दाब अवनमन जो होगा, अवनमन वो क्या होगा, वो होगा अवाष्पशील विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है, विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो ये इंटरेस्टिंग बात जो है आपने यहां पर कवर कर ली। देखो कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ आपने ये किया था कि जो है पहले तो आपने राउल्ट के नियम से पी ए समानुपाती एक्स ए किया, समानुपाती के निशान हटाया तो नियतांक आया पी ए नोड, और फिर आपने कहा कि एक्स ए क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी 1, तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और आपने एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रखा, पी ए नोड को अंदर गुणा किया तो ये बात बनी, माइनस वाले को इधर लाए प्लस वाले को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। अब पी ए नोड माइनस पी एस, अरे शुरू वाली स्लाइड देख लो, आपने कहा पी ए नोड माइनस पी एस होता है डेल पी, वाष्प दाब अवनमन होता है, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये मैंने लिख दिया कि डेल पी लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया डेल पी, और ये हो गया पी ए नोड एक्स बी। अब पी ए नोड क्या होता है, नियतांक होता है, अरे नियतांक को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, समानुपाती का निशान आ जाएगा, समानुपाती के निशान को हटाते तो नियतांक आता है, तो इसका ऑपोजिट करना है, ये नियतांक को हटा दो, पी ए नोड को हटा दो, यहां समानुपाती का निशान आ जाएगा, इसका मतलब डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एक्स बी। ये क्या है वाष्प दाब अवनमन, तो आपने बोल दिया वाष्प दाब अवनमन, एक्स बी क्या है अवाष्पशील विलय के मूल अंश है, तो अवाष्पशील विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये बात आपके पास जनरेट होकर के आ गई। चलिए ये जो कहानी चल रही थी इसी कहानी को अपने फर्दर लेते हैं, आगे लेते हैं, और क्या बनती है बात देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बात लिख रहा हूं कि इसको वापस वैसे ही कर रहा हूं, ये जो समीकरण थी ना, इसी समीकरण को एक बार मैं वापस उठा रहा हूं, और मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है जी कि पी ए नोड एक्स बी बराबर है जी पी ए नोड माइनस। ठीक है, अब एक और बहुत शानदार फॉर्मूला सामने आ रहा है जो आपको बहुत अलग अलग तरीके से याद रखना है। तो एक्स बी बराबर क्या हो गया, एक्स बी बराबर हो गया पी ए नोड माइनस पी एस, और ये बटा में ले जाओ तो ये हो जाएगा पी। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ये जो ऊपर है पी ए नोड माइनस पी एस क्या है, ये तो है वाष्प दाब अवनमन, ये तो क्या है बच्चों, ये है वाष्प दाब अवनमन जिसकी बात हमने शुरू से करी। ठीक है, और बटा में पी ए नोड क्या है, पी ए नोड है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है पी ए नोड।
तो बस ये जो रिलेशन होता है ना, ये जो अनुपात होता है, इसको हम कहते हैं आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। अरे अभी तक तो हेडिंग जो थी ना वो अब हमारी क्लियर हुई है। हेडिंग क्या थी? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। लेकिन अभी तक हम सिर्फ वाष्पदाब अवनमन तक ही चल रहे थे, यहां तक हम वाष्पदाब अवनमन तक ही चले। लेकिन अब मैंने यहां पर जनरेट की है वाष्पदाब, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन की परिभाषा। क्या बनेगी? क्या बनेगी? आप क्या लिख सकते हो? इस अनुपात को क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि भाई वाष्पदाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का अनुपात जो है वो आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन कहलाता है। और वाष्पदाब अवनमन क्या था कि शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलयन के वाष्पदाब का जो अंतर होता है उसको वाष्पदाब अवनमन कहते हैं। लेकिन आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन क्या हो गया? मैं परिभाषा लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि वाष्पदाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का अनुपात, अरे बटा में लिखा है तो आप इसको क्या लिखते हो? अनुपात। आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। ये लो, अब जो हमारी हेडिंग थी ना अब क्लियर हुई है। आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन कहलाता है। ये लो बच्चों, तो इस तरीके से बात जो है ना वो हमारी आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन क्या होता है वो अब क्लियर हुई है। ठीक है, क्या क्लियर हुई है कि जो वाष्पदाब अवनमन है और शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है ना, इसका अनुपात बटा में लिखा होने का मतलब क्या हो गया? अनुपात हो गया। ये जो अनुपात है ना ये हमारे पास क्या कहलाता है? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन कहलाता है। तो गौर करना, आपको जागते हुए रहना है, जागते हुए। क्या कि जब आपसे वाष्पदाब अवनमन पूछा जाए तब आपको क्या लिखना है, और आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन कहा जाए तब क्या लिखना है। ठीक है, तो इस बात के लिए जागते हुए रहना है। और एक और बात के लिए जागते हुए रहना है। क्या बात है? ये बात ये है बच्चों कि अभी आपके पास फॉर्मूला ये आ गया कि पी ए नोड माइनस PS डिवाइड बाय PA नोड बराबर XB। ये फॉर्मूला आया है। आप इसको क्या कह रहे हो? शुद्ध विलायक के वाष्पदाब माइनस विलयन का वाष्पदाब, ये क्या हो गया? वाष्पदाब अवनमन। और बटा में क्या है? PA नोड मतलब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। इनका अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। तो यहां पर एक बहुत शानदार बात निकल करके आई है, बहुत शानदार बात निकल के आई है। इस पूरे को मैं क्या लिखूं? इस पूरे को मैं लिख रहा हूं आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। ठीक है, और ये आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन बराबर है XB के। अरे B क्या था? अवाष्पशील विलय था ना। ठीक है, तो ये जो आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन है वो अवाष्पशील विलय के मूल अंश के बराबर होता है। तो ये बात जो है ना वो कंफ्यूजन वाली है। आपके पास अगर कहा जाए, यहां पर कहा जाए कि वाष्पदाब अवनमन, तो वो अवाष्पशील विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, तो वो अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन XB के बराबर है, लेकिन वाष्पदाब अवनमन क्या है? वाष्पदाब अवनमन क्या है? ये मोल अंश के समानुपाती है। दोनों में अंतर है, बराबर होना और समानुपाती होने में दोनों में अंतर है। तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, इनको अलग अलग ये वीडियो खत्म होने के बाद में मन में सोच करके देखना, वाष्पदाब अवनमन क्या है, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन क्या है। वाष्पदाब अवनमन जो होता है वो तो विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, लेकिन आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो ये चारों चीजें एक दो बार अपने मन में बोलोगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी पिक्चर सारी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात हमने पढ़ ली। चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन से, मैंने लास्ट बात जो कही थी वो क्या कहा था, अवनमन से हमने क्या करना है, विलय का, ये मैं अलग 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 पेन से कर देता हूं और ये लिखता हूं, मैं क्या करता हूं, विलय का अणुभार ज्ञात,
विलय का अणुभार, या मैं कहूं विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर, विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये वाला एक डेरिवेशन और करते हैं अपने, इसके बाद एक क्वेश्चन है और फिर हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी। बड़े आसान से है विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। इधर ध्यान दें, आपके पास अभी तक फॉर्मूला क्या आया? हमारे पास अभी तक फॉर्मूला ये आया है कि डेल पी अपॉन में पी ए नोड बराबर एक्स बी, ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि एक्स बी बराबर क्या होता है? एक्स बी बराबर होगा विलय के मोल बटा में विलायक और विलय के मोल का योग। अरे एक्स बी बराबर क्या होगा? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब हम जानते हैं चूंकि क्या है, चूंकि हमारे पास जो एन बी है, विलय के मोल जो हैं एन बी, वो वेरी वेरी लेस देन है एन ए। मतलब विलायक तो बहुत बड़ा है लेकिन विलय थोड़ा सा मिला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों के योग को जो है एन ए प्लस एन बी को मैं लगभग बराबर मान लेता हूं एन ए। ठीक है, तो इतनी सी बात, ये बात बहुत बार करनी पड़ेगी, इसलिए जो है अभी पहले भी एक दो बार कर किए जा चुकी है, अब फिर अपने कर रहे हैं कि जो अपॉन में राशि है, बट्टा में जो है, वो इन दोनों का एन ए प्लस एन बी को बी बहुत कम होने के कारण एन ए प्लस एन बी को हम एन ए ही मान रहे हैं। ठीक है, अगर हम एन ए ही मान रहे हैं तो अब हमारे पास क्या समीकरण बन गई? अब हमारे पास समीकरण होगी एक्स बी बराबर हो गया एन बी बटा में एन ए। ये लो, ये समीकरण बन गई। ठीक है, अब इस समीकरण को मैंने क्या करना है, इसको मैं सॉल्व करूं, इससे पहले यहां पर एक चीज और समझो। क्या समझनी है अपने को बच्चों? अपने को समझनी है कि एन बी बराबर क्या होगा? विलय के मोल बराबर क्या होगा? विलय के मोल बराबर होगा विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार। ठीक है, आपने क्या कहा? आपने कहा कि विलय के मोल बराबर होते हैं विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय के अणुभार। ये ऊपर भी कट गया क्या? ये ठीक है, तो ये हो गया विलय की ग्रामों मात्रा बटा में विलय का अणुभार। इसी प्रकार से एन ए बराबर क्या होगा? एन ए बराबर हो गया विलायक के मोल बराबर क्या होगा? विलायक की ग्रामों में मात्रा बटा में विलायक का अणुभार। ठीक है, तो इस तरीके से विलय के मोल को एन बी मतलब डब्ल्यू से स्मॉल से और स्मॉल एन से प्रदर्शित कर रहे हैं, और विलायक की ग्रामों में मात्रा को डब्ल्यू ए कैपिटल डब्ल्यू ए और द्रव्यमान को अपने मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जगह एक्स बी की जगह ये वैल्यू अपने पुट कर सकते हैं ना। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अब ये समीकरण क्या बन गई? अब हमारे पास ये समीकरण बन गई कि एक्स बी बराबर हो गया डब्ल्यू बी। एन बी की जगह मैं क्या रखूं? एन बी की जगह मैं रख सकता हूं डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और एन ए की जगह मैं क्या रख सकता हूं? एन ए की जगह मैं रखूंगा कैपिटल डब्ल्यू ए, और बटा में आएगा एम ए और ये एम ए चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक्स बी की वैल्यू हम रख सकते हैं। अब यहां पर इस एक्स बी की वैल्यू ये जो समीकरण थी, इस समीकरण में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण एक में मान लूं अगर, तो मैं क्या कहूंगा कि एक्स बी का मान समीकरण एक में रखने पर, ये समीकरण एक में रखोगे तो अब आपके पास समीकरण क्या है? एक आपके पास है डेल पी अपॉन में पी ए नोड बराबर एक्स बी था। अब एक्स बी की जगह आप रखोगे डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए बटा में कैपिटल एम ए। तो ये रखो। अब आपको विलय का मोलर द्रव्यमान चाहिए। विलय कौन सा है? विलय हमारे पास स्मॉल एम है, तो विलय बी है, मोलर द्रव्यमान एम बी चाहिए तो तिरछा गुणा कर लो। तिरछा गुणा करोगे तो एम बी बराबर ये आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू ए और ऊपर आ जाएगा एम ए, और ये डेल पी आ जाएगा बटा में, और ये पी ए नोड चला जाएगा ऊपर, और ये जो है आपके पास अंतिम रूप से ये वाली समीकरण आ जाएगी जो हम डिराइव करना चाहते हैं। विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये बच्चों ये लो, ये समीकरण ये हमें ज्ञात करनी थी।
ठीक है, अंतिम रूप से कैसे किया। ये जो चीज है ना, ये जो बोर्ड की ये वाली जो स्लाइड है, इसको तो आप पक्का पक्का कर लो, क्योंकि हर बार अभी 3-4 एपिसोड में हर बार यही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक्स बी की वैल्यू पुट करने वाले हैं। एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, और एन ए प्लस एन बी में एन बी बहुत कम होने के कारण एन ए प्लस एन बी को एन ए के बराबर मान ले रहे हैं। तो अब एक्स बी हो गया एन बी अपॉन में एन ए, और एन बी क्या होता है, विलय की ग्रामों मात्रा बटा विलय का अनुभार, एन ए बराबर विलायक की ग्रामों मात्रा बटा में विलायक का अनुभार। ठीक है, तो ये मान अपन ने यहां पर रख देना है। ये एक्स बी जो है इस वाली समीकरण में यहां पर जो है हमने ये क्या कर देना है, पुट कर देना है। ये वाले यहां पर इसको पुट कर देना है, ये वाले समीकरण कर दो। ठीक है, तो एक्स बी की वैल्यू पुट करने से याद, ठीक है, हमें विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना था, तिरछा गुणा करके निकाल लिया। अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारे आज की क्लास हो जाएगी फिनिश। देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल करोगे तो बात बनेगी, अगर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। चलिए, न्यूमेरिकल करना है आपको। उदाहरण नंबर है, आपकी बुक का उदाहरण नंबर है 1.6, उसी को सॉल्व करवा रहा हूं मैं। कहता है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब ये 0.850 बार है। अब कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 49 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार प्राप्त हुआ। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, आराम से समझ लो, पहले कहानी समझ लो। ये कह रहा है कि जी सर आपके पास बेंजीन पड़ी है, क्या पड़ी है, बेंजीन, और कितनी पड़ी है बेंजीन, ये शुद्ध बेंजीन पड़ी है, और ये कितनी पड़ी है। पहले तो आप अगर मान लो अगर स्लाइड पड़ी है अपने पास, क्या खाली पड़ी है, ठीक है, आपने पूरा ही बना लेते हैं। इधर देखो, आपके पास पहले प्रश्न समझना, प्रश्न ये कह रहा है कि जी आपके पास क्या पड़ी है, बेंजीन। कौन पड़ा है, बेंजीन पड़ा है, ये पड़ा है बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन कितना पड़ा है, इस बेंजीन का पहले इसने कहा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, मतलब इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए नोड जो है वो बता दिया इसने 0.850 बार जो है इसका दाब है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसकी ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है, इसकी ग्रामों में मात्रा भी दे रखी है, कैपिटल डब्ल्यू ए, कितना, कहता 39 ग्राम बेंजीन में, तो इसका मतलब है 39 ग्राम जो है वो इसकी ग्रामों में मात्रा भी दे दी। और इसके अंदर कोई विलय मिलाया गया है, इसके अंदर कोई विलय, ठोस विलय मिलाया गया है, ठोस विलय मिलाया गया है, और वो ठोस विलय कितना है, ये रहा ठोस विलय, लेकिन कितना है, वो ठोस विलय है 0.5 ग्राम अवाष्पशील अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो इसका मतलब है कितना ग्राम घोला गया है, 0.5 ग्राम। तो मैं ये मान लूं कि इसकी ग्रामों में मात्रा WB, विलय की ग्रामों में मात्रा को WB से प्रदर्शित करते हैं ना, तो ये कितनी है, 0.5 ग्राम है। और इन दोनों को मिला करके अब क्या बन गया बच्चों, अब हमारे पास बन गया है विलयन बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बन गया है, विलयन बन गया है, जिसके अंदर बीच बीच में अवाष्पशील विलय ठोस भी पड़ा है, ठीक है। और इस ये जो विलयन बना है, इस विलयन का जो वाष्प दाब वो कह रहा है PS, विलयन का वाष्प दाब हमने कितना माना है, PS, वो कितना बता रहा है, कहता विलयन का वाष्प दाब, कहता बेंजीन में घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ये है, कितना है, 0.854 बार है, ठीक है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ये जो आपने ठोस मिलाया है ना, इसका मोलर द्रव्यमान मतलब MB, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है। अब बस अब आप मान रख दो, बात बन जाएगी। आपको विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र अभी अभी करवाया है, अभी अभी करवाया है, ये रहा MB बराबर WB MA PA नोड डेल P और इंटू PA नोड। तो एक बार मैं ये फॉर्मूला लिखूं, ये क्या लिखा है फॉर्मूला, ये आया है कि विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा इंटू आपके पास क्या है कि विलायक का मोलर द्रव्यमान इंटू PA नोड शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बटा में डेल P और गुणा में M, यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल W, ठीक है। आपके पास विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है, विलय की ग्रामों में मात्रा दे रखी है आपके पास कितनी दे रखी है, 0.5 ग्राम विलय मिलाया है।
और विलायक का अणुभार, विलायक एम, कैपिटल एम क्या होता है? विलायक का अणुभार होता है। विलायक का अणुभार कितना होगा? विलायक मतलब बेंजीन, बेंजीन का अणुभार कितना होगा? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, कार्बन का परमाणु भार 12 इंटू 6, तो 12 छिका 72 और प्लस में 6 तो ये आ जाएगा 78, तो ये आ गया हमारे पास 70। गुणा में शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना दे रखा है? ये दे रखा है 0.850, ठीक है। और विलियन का वाष्प दाब पी ए नोट, डेल पी क्या दे रखा है? डेल पी आप कैसे निकालोगे? डेल पी आप निकालोगे शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब 0.850 माइनस विलियन का वाष्प दाब, विलियन का कितना दे रखा है? 0.854 और इनटू विलायक की ग्रामों में मात्रा वो कितनी दे रखी है? 39 ग्राम, ठीक है। तो ये आप देख लो, चाहे तो आपके पास शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब 0.850 है और ये 0.845 है, 845 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास विलय का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। वो कैसे आएगा? ये इसको करो 0.578, 0.850 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.005 गुणा में 39.0, सॉल्व करना है और ये लगभग आएगा 170 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान आ गया 170 ग्राम प्रति मोल, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जैसे आपने ये क्वेश्चन किया तो आपको यहां पर इस न्यूमेरिकल के अंदर कई बातें समझ में आ गई कि जैसे ही बेंजीन जो है वो वाष्पशील विलायक था और इसके अंदर जैसे ही ठोस विलय मिलाया 0.5 ग्राम तो वाष्प दाब देखो 0.850 से 0.845 हो गया, मतलब 850 से 845 हो गया, घट गया, तो वाष्प दाब अवनमन हो गया, है ना। अब वाष्प दाब अवनमन हो गया तो वाष्प दाब अवनमन कौन से टॉपिक में आता है? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन में आता है। अब आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के फॉर्मूले से जो है हमें क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो फिर जो है हमें आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन वाला ये फॉर्मूला लगाया और मोलर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है ये आज की क्लास आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हुआ कंप्लीट। तो इसके अंदर देखो कितनी अलग अलग सेपरेटिंग चीजें हैं, उनको अलग अलग याद करना, अलग अलग समझने की कोशिश करना, दूसरे को समझाने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में, अब आगे के एपिसोड्स तो आपको पता लग ही गया कि क्या होने वाले हैं, आगे के एपिसोड्स क्या होने वाले हैं। ये लो आगे के एपिसोड्स जो है वो हमारे पास होने वाले हैं। ये जो मैंने बात करी थी कि आपके पास क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो तब तक आप पढ़ते रहो और जल्द से जल्द मेरे बराबर आओ और अपना थोड़े दिन में ये पूरा होने के बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय।